नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज बिहार दिवस के अवसर पर इस विशेष सत्र में। आज हमारे बीच बिहार के जल संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय कुमार जी मौजूद हैं अपनी बात रखने के लिए। आपका स्वागत है और समय देने के लिए बहुत-बहुत आभार। बिहार फ्रेटर्निटी एक ग्लोबल फोरम है जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। 70 से ज़्यादा देशों में इसका प्रतिनिधित्व है। इसके मूल मकसद 2 हैं। दुनिया भर में बसे बिहारी डायस्पोरा को एक मंच पर लाना और साथ ही जो एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं अपने परिश्रम से, वो अपने ज्ञान से उनको अपने राज्य, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ वापस एज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बिहार के लिए कर पाना। तो आज का सत्र कुछ इस तरह से रहेगा। पहले हम लोग कुछ बिहारी एनआरआईज़ के अनुभव को जानेंगे, सुनेंगे। उनके बाद मंत्री जी अपनी बात रखेंगे और जैसा समय मिलता है हम लोग अंत में कुछ 2-4 क्वेश्चंस लेंगे। तो इसी सत्र में सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री अभिनव कुमार जी का, जो फिलहाल पेटीएम के प्रोडक्ट मार्केटिंग वीपी हैं, परंतु भारत में टिवागो गाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ओवर टू यू अभिनव। धन्यवाद प्रकाश जी। मेरा भी नमस्कार जितने भी लोग इस कॉल में आ सके हैं, और विशेषकर धन्यवाद संजय झा जी का कि आपने अग्री किया कि हम लोगों से बात करें। ये एक अच्छी पहल है कि बार बार आप लोग सोच सकते हैं कि हम भले ही बिहार से दूर रहते हैं, लेकिन बिहार के बारे में हम पल पल सोचते रहते हैं और हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत चीज़ होते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि हम किन के साथ मिलके इन सब चीज़ों पे काम कर सकें। बिहार को सिर्फ हम दोष नहीं देना चाहते हैं, बिहार के लिए हम कुछ करना भी चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक आयाम दिया है कि आप हमसे बात करने आए हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में ये कोई सवाल नहीं है आपसे, ये एक सजेशन टाइप से भी है और एक क्वेश्चन टाइप से भी है कि बिहार का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फ्लड्स, बाढ़ की स्थिति को लेकर के, या फिर जो अनावश्यक जब बारिश का मौसम आता है तो जो पानी हमारे यहाँ आता है, उसका कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं देखता है। हम जब यूरोप में घूमते हैं तो हमको नीदरलैंड एग्जाम्पल मिलता है, वेनिस एग्जाम्पल मिलता है, जहाँ पर कि ये सारे जो शहर हैं ये बिल्कुल सी लेवल से नीचे बसे हुए हैं, और उसके बाद भी इनके पास ज्यादा खतरा है समुद्र से पानी आने का भी। उसके बाद भी उन लोगों ने अपने आप को इस तरीके से बदल लिया है कि उस पानी के साथ भी उस पानी को कैसे यूटिलाइज करेंगे उसके ऊपर काम करते रहे हैं। तो मैं समझना चाहूंगा कि बिहार, क्या हम हर बार बाढ़ से लड़ने की तैयारी करते रहेंगे? हर साल 10 साल नई सरकारें आती हैं, वो बोलती हैं कि हम बाढ़ के लिए ये कर रहे हैं, राहत कार्य कर रहे हैं, हम अनाज बांट रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन क्या बिहार के पास कोई एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि इस जो पानी हमारे पास आता है उसको एज ए रिसोर्स, और उसको हम या फिर नेविगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम कोई रिलेशन कर सकते हैं जो कि यूरोपीय देश के साथ, चाहे तो नीदरलैंड के साथ या फिर इटली में अगर वेनिस वाला एरिया है, उनसे कुछ सीख सकते हैं। जहां से जर्मनी से हम आते हैं, यहाँ पर इनकी जो सबसे बड़ी नदी है राइन नदी, उनको इन्होंने कैसे चेंज किया है कि बारिश में जब पानी ऊपर भी आता है तो शहर शहर में एम्बार्कमेंट है कि फिर वो शहर एक लेवल ऊपर चला जाता है, पानी वहां तक भरता है। तो बहुत सारी लर्निंग है यूरोप में जो कि बाढ़ और बहुत ज्यादा पानी को उन्होंने मैनेज किया है। तो इसके ऊपर बिहार सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है, और हम लोग लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर क्या काम करेंगे, और इसमें हम लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। तो अगर एक बार हम समझेंगे कि बिहार इस पे क्या काम कर रहा है, तो हम लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन इसके ऊपर दे पाएंगे। जी धन्यवाद। थैंक यू अभिनव। अगले स्पीकर मिस पल्लवी मिश्रा को बुलाते हैं, जो जर्मनी में रहती है और इंडियन इंडस्ट्रियल बॉडी फिकी की जर्मनी की कंट्री हेड हैं। तो आपका स्वागत है पल्लवी जी। धन्यवाद प्रकाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार सारे पार्टिसिपेंट्स का जो आज हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने अलग अलग जगहों से आके वर्चुअली आके आई मीन और आज यहाँ पे मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी एज अ प्रवासी भारतीय बिहारी जो जर्मनी में 2 साल से है, उसके तौर पे सर बात कर रही हूँ।
और सबसे पहले तो सर आज वर्ल्ड वाटर डे भी है, तो उस उपलक्ष्य पे ये बहुत ही अच्छा संजोग है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत ज्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ कोर्स बाकी जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके कंपैरिजन में। कुछ साल यूके में रही हूँ, कुछ साल जर्मनी में गुजारे हैं। कुछ थोड़ी सी कुछ छोटी सी चीजें सर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एज अ बिहारी स्पेशली बाहर जाके, बस कुछ पॉइंट्स अपने आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ कोई कंप्लेन भी नहीं है, सजेशन है। और आई एम श्योर जैसे अभिनव जी ने बोला कि अगर हम सब लोग साथ में मिलके आए तो डेफिनेटली कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत टैंजिबल होगा और हम सब लोगों को बहुत प्राउड होगा। हम लोग एज ऑलवेज हम लोग बहुत प्राउड बिहारी हैं। नॉनदलेस हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है। सर एक चीज है जो काफी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है। इनफैक्ट ये जो चीज है ना, ये एक हमारे दोस्त हैं जो भागलपुर में रहते हैं। हम भागलपुर से आते हैं। तो उन्होंने बताया था कुछ साल पहले उन्होंने बताया था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग नाम की चीज होती है जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है। हर देश के पास कुछ ये होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज है, ये जो प्रोडक्ट है, वो सिर्फ उसी जगह पे बनाया जा सकता है और ये जो नाम है ये सिर्फ उसी को दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जर्दालू आम, शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो लोग हैं उनमें से कितने लोगों ने इसको वो जानते हैं। भागलपुर का खास है सर ये। और इसका मैच जो है ये अभी तक हमको तो नहीं मिला है अपने 40 साल की लाइफ में। और तो ये जो चीज है ये कहीं और कोई सीड ले जाके इसका उगा सकता है, कुछ भी इसको बोल सकता है, बट वो इसको जर्दालू आम नहीं बोल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। हमारे पास में जर्दालू आम है सर बिहार के पास में, हमारे पास में शाही लीची है मुजफ्फरपुर की, भागलपुरी सिल्क है सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और थोड़ी निराशाजनक बात भी है कि अल्फांसो आम जो है वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। साउथ इंडिया के कुछ आम हैं, केसर नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ ऐसे नाम हैं जो फेमस हो गए हैं। लेकिन ऑनेस्टली अगर हमसे आप पूछें तो जर्दालू आम के सामने ये आम नहीं है, और जर्दालू आम खास है ऑनेस्टली। तो ऐसी जो कुछ चीजें हैं इसके लिए अगर हम कुछ उसको प्रमोट कर सके, इसका एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है मधुबनी पेंटिंग। पता नहीं हमको उन्होंने ऐसा क्या किया है अपने पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कि वो आज इस स्टेज पे पहुंच गया है। लेकिन जो बाकी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो अगर शायद सरकार की तरफ से कुछ ऐसी पहल हो ग्रास रूट लेवल पे, अगर हम जैसे गांव लेवल पे सर आजीविका ब्यूरो होता है, उनके साथ मिलके किसानों को साथ लेके इस चीज के ऊपर काम करें, और शायद कहीं ना कहीं अगर उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का एस्पेक्ट ऐड करें तो ये बहुत ही ज्यादा इसके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, स्पेशली यूरोप जैसा जो डेवलप्ड मार्केट है वहां के लिए। तो एक यही चीज थी सर जो हमें लगा कि सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और जैसा अभिनव जी ने बोला कि हम सब लोग अपनी तरफ से अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूरी कोशिश करेंगे उस चीज को आगे लाने का। ऐसे 7 या 8 जीआई टैग्स हैं हमारे बिहार के पास में। तो बस आपसे और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि उसको बढ़ावा दें, उसको आगे लाएं, सप्लाई चेन ऐसा डेवलप करें जिसको यूज करके हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा, और उसके साथ साथ बिहार का नाम भी फेमस हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो यही मेरा विचार था सर। और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। इस प्लेटफॉर्म पे हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के दिन हमको ये मौका मिला अपनी इस बात को प्रस्तुत करने का। नमस्कार, थैंक यू। थैंक्स पल्लवी जी। तो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं लंदन से अभिषेक कुमार, जो इनका काफी वर्षों से लंदन में रहते हैं। उनका अपना लॉ फर्म है और हाल फिलहाल में उन्होंने एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया है। तो आइए सुनते हैं उनका अनुभव। नमस्ते सबों को। संजय जी आपको भी नमस्ते। सबसे पहले मैं सारे बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दे रहा हूं। बातें करने के लिए तो बहुत है, बट मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को रखूंगा और संजय जी के माध्यम से मैं बिहार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिहारी का मतलब है टैलेंट, हम सब जानते हैं।
अपने टैलेंट, अपने दम के वजह से अपनी वजूद बनाया। जब मैं लंदन में आया था तो अनुभव एज ए बिहारी अनुभव कुछ अच्छा नहीं था। मैं 2004 में आया हूँ, तकरीबन 16 साल हो गए। लोग जो पंजाबी हैं, गुजराती हैं, हमें बैकवर्ड ही समझते थे, बट हम अपने मुंह से उनको एक्सप्लेन करते थे कि भाई हम बिहार के बहुत टैलेंटेड हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, बट कोई मानने वाला नहीं था। उनके मन में आज भी बिहारी मतलब गाली। बाद में मैंने अपनी वजूद बनाया, एक पहचान बनाई एज ए बिहारी। बट चले इन सब बातों पे हम कितनी भी चर्चा करें तो कम है। बट मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं। मैं चाहूंगा संजय जी, एनआरआईज जितने भी बाहर बिहार के बाहर हैं, चाहे वो जर्मनी में हैं या फिर इंग्लैंड में हैं या दुनिया के किसी कोने में हैं, उनके लिए एक एनआरआई लीगल सेल बनाया जाए। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हम सब छुट्टियों में जाते हैं, कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम्स रहते हैं घर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, हमें वो हमारे पास टाइम नहीं रहता है और सपोर्ट नहीं मिलती है। तो हम चाहेंगे इस पे आप लोग काम करें। दूसरी चीजें जो है फिल्म प्रोडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी में। आप देखें कि बिहार को मजाक बनाकर बॉलीवुड वाले ने करोड़ों अरबों रुपया कमाए हैं। किसी भी बिहारी को अगर फिल्म में दिखाया जाता है तो वो बहुत छोटा रोल दिया जाता है या फिर उसको मजाक बनाया जाता है, बिहारी भैया भैया जी। तो हमें गलत तरीके से प्रमोट किया गया है। तो मैं इन सब चीजों को देखकर मुझे लगा कि क्यों ना मैं दो कल्चर को मिक्स करूं, यूरोप और बिहारी कल्चर को मिक्स करके एक डिफरेंट इमेज बिहारियों का मैं ग्लोबली प्रेजेंट करूं। जब बिहार के बाहर लोग देखें तो उनको लगे कि नहीं, बिहार में बहुत टैलेंट है, बहुत दम है और बिहारी कल्चर बहुत प्यारा है। आप देखें सूरीनाम एक देश है, वहां बिहारी बहुत बसे हुए हैं, आपके मॉरिशस में है, आपके हॉलैंड में है, और अब तो दुनिया के हर कोने में बिहारी हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक मेरी एक पहल है। लेकिन इसमें मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार इक्वली सपोर्ट करे। जैसे आप यूपी देखें, यूपी में हमारी एक मूवी बन रही है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब यूपी, हम बिहारी होकर यूपी में जाकर सिनेमा बना रहे हैं क्योंकि वहां पे रिवेट सिस्टम है, ये काम हम बिहार में क्यों ना करें। इससे आप देखिए कितना बिहार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। आज के डेट में यूपी में 36 मूवीज शूट हो रही है, छोटी बड़ी मिलाकर, ओनली बिकॉज ऑफ रिवेट सिस्टम। हमारा पड़ोसी बगल में झारखंड है, झारखंड भी रिवेट देता है। तो हम चाहेंगे कि बिहार सरकार इस पे बहुत गंभीरता से सोचे और इसके लिए कोई रूम बनाए जिसमें हम सब अट्रैक्ट हो। हम यूरोप से और इंग्लैंड से और दूसरे कई देशों से स्टार को वहां लाएं और लोगों को रोजगार, इस माध्यम से रोजगार भी हम दें। एक और मूवी मैं कर रहा हूँ, स्पेनिश मूवी भी कर रहा हूँ। मेरी उसकी थोड़ी सी शूटिंग जो है 10-15% पटना में होगी। रिवेट नहीं मिल रहा है, फिर भी हम यूपी में भी कर सकते थे। सिर्फ बिहारी कल्चर को प्रमोट करना है कि बिहारी कल्चर कितना प्यारा है, कितना नोन है और सही तरीके से। तो उसकी शूटिंग हम जून में पटना में करेंगे। तो ये एक मेरा एंगल है। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। देखिए, हर सरकार, बचपन से मैं देखते आ रहा हूं, चुनाव होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं। मैं भी अब बच्चे से बड़े हो गए, अभी मेरे बच्चे हो गए। ना शिक्षा की व्यवस्था सुधरी है, ना रोजगार क्रिएट हुआ है। बट क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था सुधरी होती तो हम सब बाहर क्यों जाते पढ़ने। आप देखिए महाराष्ट्र में कितने रेवेन्यू जाते हैं बिहार के बाहर। तो मैं चाहूंगा कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दें, जैसे मोबाइल फोन, तेलंगाना में एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गवर्नमेंट के साथ, सेमी गवर्नमेंट के साथ मिलकर मोबाइल फोन प्रोड्यूस करते हैं। अब हर कोई मोबाइल फोन यूज करता है बट मेड इन चाइना। हम उसके लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे तो हम सब एनआरआई भाई में इतनी टैलेंट है कि हम सब उसकी अपने खुद के रिसोर्सेज से गवर्नमेंट के साथ मिलकर काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान पे हम काम करके रोजगार भी क्रिएट कर सकते हैं और बिहार के रेवेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी या चौथी चीज मैं आखिरी ऐड करूंगा। पल्लवी मिश्रा जी ने जो कहा, she was talking something, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रही थी। हम में से बहुत कम लोगों को ये पता है कि बिहार एक समय में हब होता था ट्रेड का, और गंगा नदी को लोग यूज करते थे लॉजिस्टिक के लिए। तो हमारे पास तो इतनी अच्छी साधन है।
हमको सिर्फ इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर किसी तरह भी हम लॉजिस्टिक को कनेक्ट कर देते हैं तो बिहार में जमीन भी बहुत है, लैंड भी बहुत है, लोग में मेहनत करने की क्षमता बहुत है, तो आप किसी भी फार्मिंग को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ग्लोबली सरकार थोड़ा सा इसको सपोर्ट करे तो हम सब, लंदन में मैं देखता हूँ, पल्लवी जी ने भी इंग्लैंड में रही है, इन्हें भी पता है, हर वो चीज मिलती है जो आपके पटना में नहीं मिलता है, आपके बॉम्बे में नहीं मिलता है, लंदन में मिलता है। क्यों? क्योंकि दुनिया, हर देश के हर गवर्नमेंट जो है जो सपोर्ट करते हैं, उनको फॉरेन करेंसीज चाहिए, फॉरेन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। सिर्फ बिहारी है, मुझे समझ में नहीं आता है कि बिहार क्यों नहीं प्रमोट करता है अपनी चीजों को ग्लोबल फोरम पे बेचने की। जब बिहार में इतनी टैलेंट है, हमारे जैसे आपके जैसे भाई लोग बैठे हैं, तो हम मिलकर सरकार के साथ काम करेंगे, जिसमें फार्मिंग में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, स्टूडेंट्स को भी हम लोग मोटिवेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्रों में भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो हमको लगता है कि बिहार सरकार को एनआरआईज जो बिहार के बाहर अपना एक पहचान बनाए हैं उनको आगे करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए और क्रिएट करके मिलकर हैंड टू हैंड मिलाकर काम करना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा। और लास्ट में थैंक्स टू प्रकाश जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए और हम सबको ये बिहार फर्टिनिटी का प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिसमें हम सब मिलकर आगे भी कोशिश करेंगे कि बिहार के लिए कुछ अच्छा करें। बेशक हम बिहार से दूर हैं, बट बिहार हमारे दिल में बसता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक्स अभिषेक जी, अपना अनुभव साझा करने के लिए और कुछ सुझाव देने के लिए। संतोष जी का स्वागत है लग्जमबर्ग से। थैंक यू प्रकाश जी। सब पैनलिस्ट लोगों को नमस्कार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद। हैप्पी बिहार दिवस सब लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप एग्री किए इस डायलॉग के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। दिस शोज द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ द बिहार एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। बहुत जरूरी है कि फीडबैक लूप और मैकेनिज्म हो गवर्नमेंट के बीच में या सिविल सोसाइटी या जो नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं। सो वी आर जस्ट सिविल सोसाइटी। मैं पर्सनली छपरा से बिलोंग करता हूं मंत्री जी, और मैं लगभग 16 साल से बिहार के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर रहता हूं और करीब करीब पूरे जिंदगी बिहार के बाहर रहा हूं। लेकिन बिहार से रिश्ता हम लोग का एकदम कॉन्टिन्यूअस रहा है। अभी मैं बिहार घूम के आया हूं और 1 महीना मैंने बिहार में बिताया है। और पिछले 15 साल में नीतीश कुमार जी के अंदर उनकी लीडरशिप में जो भी काम हुआ है, बहुत ही कमेंडेबल काम हुआ है। आपको मतलब हम लोग हरदम ज्यादा डिजायर करते हैं, लेकिन हम लोग को ये भी याद रखना है कि हम लोग कहाँ से चले थे, कहाँ आए और कहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो हर एक 3-4 सालों पे लोगों की जो है वो मल्टीप्लाई होते जाती है, मल्टीफोल्ड। तो आज लोगों को लगता है कि बहुत काम नहीं हुआ है, अब हमको और चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, हम लोग को 10 टाइम्स और ज्यादा ग्रो करना है। बट हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ हम लोग ढिबरी जला के पढ़ते थे, ठीक है, लालटेन में। आज मैं अपने गांव गया था, वहाँ पे टैप वाटर है हर घर में, वहाँ पे डिश एंटीना लगा हुआ है, जियो का फाइबर लगा हुआ है। 2 चीज मेरे घर में यहाँ पे लग्जमबर्ग में है, जहाँ पे लग्जमबर्ग रिचेस्ट कंट्री है दुनिया का। जो फैसिलिटी मेरे यहाँ है वो फैसिलिटी मेरे गाँव में है ऑलमोस्ट। पक्की सड़क भी है। तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिंदगी के लिए चाहिए, जो डिफरेंशियल फैक्टर होता था पहले रिच और पुअर के बीच में या गांव और शहर के बीच में, एटलीस्ट वो जो गैप था बहुत हद तक कम हो गया है। तो आज कोई स्टूडेंट कुछ पढ़ना चाहता है तो जो न्यूयॉर्क में है, लग्जमबर्ग में है, उसको सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और चाहे वो गांव में है या यहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ है, बट इसको नकारा नहीं जा सकता है। मतलब सबको रियलाइज करना चाहिए कि क्या काम हुआ है। बट क्वेश्चन है कि ठीक है, क्या इनफ है हमारे लिए? करोड़ के पॉपुलेशन है, 10 करोड़ के स्टेट हैं, और हम लोग को आगे क्या करना है? ठीक है, तो देखिए बिहार में कंजम्पशन इतना बड़ा, मार्केट सबसे पावरफुल चीज होता है दुनिया में, और जहाँ मार्केट है, मार्केट डोमिनेट कर सकता है। और हम लोग एज ए बिहार, एज ए स्टेट, खाली कंज्यूमर है हर चीज के। तो मेरा सजेशन यही है कि एक एक चीज में, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल फोन हो, अगर 10 करोड़ बिहारी मोबाइल फोन यूज करता है तो हमारे यहाँ 10 करोड़ मोबाइल फोन बनना चाहिए। और हर मोबाइल फोन का साइकिल होता है कि कम से कम 3 साल में चेंज होता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 3 करोड़ मोबाइल फोन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एवरी ईयर, जस्ट एज एन एग्जाम्पल।
तो हर चीज का, कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग के यहाँ नहीं हो रहा है, और हम लोग पॉपुलेशन, तो हम लोग को अपना पावर समझना चाहिए कि हम लोग कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी मैन्युफैक्चरर को। हम लोग क्यों खाली कंज्यूमर रहे? वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेंडर। सब गाड़ियां बिहार के बाहर बन रही हैं और बिहार में लोग गाड़ी कंज्यूम कर रहे हैं, खाली हम लोग खरीद रहे हैं। सो हमको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि सरकार की स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि हम लोग कंज्यूमर सोसाइटी से प्रोड्यूसर सोसाइटी और कंजम्पशन सोसाइटी दोनों बने। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देख लीजिए। तो मेरा एक यही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अभी हम गांव गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी एज ए चीफ मिनिस्टर ऑलवेज कृषि पे जोर दिए हैं, और आप जल संसाधन मंत्री हैं, तो आपका कृषि को प्राथमिकता दी जाए। तो एक सजेशन हम देना चाहते हैं कि हम जहां जहां गए, गांव में लोगों ने बताया कि भाई नील गाय आजकल इतनी आतंक मचा के रखी है जैसा पहले कभी नहीं था पिछले 50 साल में। तो कोई भी फसल लगाता है तो उसको लोग नील गाय चढ़ जाती है। तो कोई खेती करना नहीं चाहता जो छोटा लैंड होल्डर है। ये समस्या का कोई निदान नहीं मिल रहा। लोग से बात भी की है, हम लोग को बोले कि भाई आप लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जाके क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं, आप लोग बीडीओ सीईओ से क्यों नहीं बात करते हैं, आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्यों नहीं जाते हैं, आप लोग अपने लोकल पंचायत में एमएलए एमपी को क्यों नहीं बोलते हैं। तो लोग एकदम थक गए हैं, बोलते हैं कि हम लोग बहुत कुछ सबको बोले हैं हर लेवल पे, बट कोई सोल्यूशन नहीं, सब लोग सुन के चला जाता है। तो इसका रिजल्ट ये है कि जो छोटा लगाता था, क्योंकि हम लोग यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत छोटा छोटा है, ठीक है, तो कृषि में हम लोग को अगर छोटा छोटा जो लैंड ओनर है जो 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा में खेत उगा रहा है, तो वो एफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाउंड्री कर दे सबका, ठीक है। और एकदम मतलब हमको लगा कि ये कितना प्रिमिटिव सोल्यूशन हो सकता है इसका, लेकिन इसके वजह से लोग खेती करना बंद कर दिया। बोलता 1000 रुपया लगा के खेत बोते हैं और उसके बाद वो अगले दिन चढ़ जाता है, तो हम क्या करें। तो इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है मुझे लगता है इमीडिएटली। और कोई किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मुझे नहीं लगता कि अटेंशन दिया गया है, जैसा मेरा फीडबैक है। हो सकता है कि ये दिया जा रहा हो, लेकिन इसको कार्यान्वित करना बहुत जरूरी है। इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए अर्जेंटली, ताकि हम किसान लोग हैं उनको थोड़ी जल्दी से राहत मिले। बाकी बड़ा बड़ा स्ट्रैटेजी तो होता रहेगा, जाता रहेगा। और मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया जाए कि हम लोग कंज्यूमर से कैसे प्रोड्यूसर बन पाए, पूरे स्टेट एज ए होल। ओके। और अभिनव जी बोले हैं कि टूरिज्म पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो कल्चर हेरिटेज है, हम लोग बोलते हैं बिहार इज द हार्ट माइंड एंड सोल ऑफ एशिया, नॉट ओनली एशिया बट द वर्ल्ड। क्योंकि जितने बड़े मेजर 6-7 रिलीजन है, उसमें से 4-5 रिलीजन हम ही लोग के यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इसको हम लोग कितना भुना सकते हैं और कितना भुना पाए हैं, उसका गैप हम लोग को समझना चाहिए। और स्काई इज द लिमिट फॉर अस। तो उसमें अगर कार्यान्वित होकर कोई काम हो और त्वरित जल्दी तरीके से फायदा होगा सबको स्टेट में। और हम लोग एज ए बिहारी, हम लोग हर लेवल पे काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग ऑलरेडी पर्सनल कैपेसिटी में बहुत कुछ कर रहे हैं, फॉर एजुकेशन, फॉर मेंटरिंग ऑफ चिल्ड्रेन, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना काम जारी रखेंगे, विद गवर्नमेंट, विदाउट गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के साथ हो तो इम्पैक्ट और मल्टीप्लायर होगा। जैसे अभी हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं उसका अगर इम्पैक्ट 1 है, अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा तो इसका इम्पैक्ट 10 हो सकता है। So thank you प्रकाश जी, with that I rest my case। मंत्री जी से अब हम लोग सुनेंगे आगे। थैंक्स संतोष जी, काफी विस्तार से आपने अपना निजी अनुभव भी साझा किया, इसके लिए धन्यवाद। हम पहले मंत्री जी के पास जाने से पहले एक और प्रश्न ले लेते हैं। प्रकाश झा अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो वो रिसर्चर बैकग्राउंड से हैं, तो वो भी कुछ अपना सवाल रखना चाहते हैं। ओवर टू यू प्रकाश। आप सबको बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विश्व जल दिवस भी आज, और संयोग से मेरा रिसर्च भी वाटर रिसर्च पे ही, एग्रीकल्चर में। तो मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, और यूएस एड अमेरिका की संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, फीड द फ्यूचर में। तो उसमें मैं काम करता हूँ अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। तो संयोग कितना अच्छा है कि आज जल दिवस है और जल संसाधन मंत्रालय से मंत्री जी आए हुए हैं, और बिहार दिवस भी है। तो ये अच्छा संयोग है कि हम लोग
खेती से जुड़े और वाटर मैनेजमेंट पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए खासकर। बिहार में हम लोग अक्सर बात करते हैं फ्लड मैनेजमेंट की, अभिनव जी भी बता रहे थे। हर साल हजारों लोगों की जान जाती है, लाखों लोग विस्थापित होते हैं बाढ़ से। तो बिहार सरकार बहुत पैसा खर्च करती है पोस्ट फ्लड रिकवरी पे, जबकि करना चाहिए हम लोग को प्री फ्लड मिटिगेशन स्कीम्स पे। अभी भी बिहार सरकार और भारत में भी आईएमडी जो है, जो मौसम विज्ञान विभाग है, वो खर्च करती है ज्यादा पैसा एक मॉडल पे जो फ्लड को फोरकास्ट करती है। और वो फ्लड फोरकास्ट जो मॉडल है वो बहुत फ्लॉलेस नहीं है, क्योंकि उसमें से फोरकास्ट सिस्टम सही नहीं है। उसमें हम ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, बट ये कहने का मतलब है कि हमें प्री फ्लड स्कीम्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बजाय कि हेलीकॉप्टर से राशन ज्यादा गिराएं और पोस्ट फ्लड ज्यादा खर्च करें। और मतलब मुझे मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आपको ये नहीं लगता है कि बिहार को एक अच्छा फ्लड अर्ली वार्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है? हम जानते हैं कि शुरू में ये कॉस्टली होगा, बट लंबे समय में ये ओवरराइड कर जाएगा, क्योंकि जो इससे मॉनेटरी बेनिफिट्स आएगा लॉन्ग टर्म में वो फायदा होगा। अभी पांडे जी भी बोल रहे थे कि खेती में, संतोष जी बोल रहे थे कि खेती में कैसे इमीडिएट बेनिफिट फार्मर्स को पहुंचाएं। एक छोटा सा मेरा सुझाव रहेगा कि फ्लड रिस्क मैप प्लॉट वाइज गवर्नमेंट अगर जनरेट करे, फ्लड प्रोन मैप उसको बोलते हैं या फ्लड रिस्क मैप जो भी आप बोलेंगे, और वो फार्मर को प्रोवाइड कराया जाए कि आपका जो प्लॉट है या आपकी जो फील्ड है वो फ्लड प्रोन जोन में आती है और ये क्रॉपिंग सिस्टम आपके लिए अच्छा नहीं है, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा काम है, इसमें 2 महीने 3 महीने का काम है। किसी जीआईएस एक्सपर्ट को आप हायर करेंगे, 2 महीने 3 महीने में वो प्रोजेक्ट बनाकर आपको दे देगा कि बिहार की हर प्लॉट, एक एक हेक्टेयर पे या जो भी छोटा यूनिट हो, कौन सी यूनिट फ्लड प्रोन है, कौन सी यूनिट फ्लड रिस्क जोन में आती है, और कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग है और ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सुझाव रहेगा कि आज जल दिवस है, उस पर हम लोग ये प्रण लें कि क्यों ना बिहार का एक फ्लड एग्रीकल्चर मैप क्रिएट करें जो फ्लड रिस्क जोन बताता हो। एक छोटा सा ये सुझाव रहेगा। और मंत्री से अनुरोध रहेगा कि हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम पे ज्यादा फोकस करें, बजाय कि पोस्ट फ्लड रिकवरी पे एम्बैंकमेंट बनाना हो चाहे राशन गिराना हो, उस पर ना फोकस करके मल्टी मॉडल इंसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं यूएस में, यहाँ पे हम लोग वही फॉलो करते हैं। क्योंकि एक मॉडल में कमियां रहती है, मौसम विज्ञान भारत सरकार एक मॉडल फॉलो करती है, 2-3 मॉडल का जब आप करेंगे फॉलो तो निगेटिव उसका बायस खत्म हो जाता है। तो मेरा यही कहना होगा कि बिहार सरकार उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, वर्ल्ड बैंक से संपर्क करके, कि कैसे हम लोग मल्टी मॉडल अर्ली वार्निंग फ्लड सिस्टम करें। सिर्फ पानी पर डिपेंड न रह के, अभी हम लोग डिपेंड रहते हैं प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी होगी और फ्लड कितना आएगा रिवर लेवल से, रिवर के लेवल से। तो ये बस यही मेरा छोटा सुझाव है कि हम लोग एक अर्ली वार्निंग सिस्टम इंप्रूव करें और फ्लड रिस्क जोन फार्मर्स के लिए बनाएं प्लॉट वाइज। धन्यवाद। थैंक्स प्रकाश। तो अब हम लोगों ने कुछ स्पीकर्स को सुना, अब हम चाहेंगे मंत्री जी अपनी बात रखें। जी स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार फ्रेटर्निटी को कि आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और आज बिहार दिवस भी है, इसकी भी मैं सबको शुभकामना देता हूं, और वर्ल्ड वाटर डे भी है, इसकी भी शुभकामना देता हूं कि इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ पॉइंट जो मैं सुन रहा था उसको मैंने कुछ पॉइंट को नोट किया और उसको एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। और एक दो बात आई, ये जो बिहार दिवस भी है, हम तो बिहार दिवस भी नहीं मनाते थे। ये तो 2010 में जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, उनको आइडिया आया, उन्होंने डिस्कस किया और फिर उसका डिटेल रिसर्च किया गया, तो पता चला कि हम लोग 22 मार्च 1912 में बिहार बना था, जब उड़ीसा से अलग हुआ। बंगाल से तो 2011 में अलग हो गया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। और 1912 में आपको पता है कि बंगाल कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट किया था दिल्ली, और उसी समय 1912 में ही 22 मार्च को बिहार एज ए स्टेट बना, और 2010 से बिहार में इस दिन बिहार दिवस मनाना शुरू हुआ है। मैं 2-3
पॉइंट जो अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, शायद वो 2004 में चले गए थे लंदन, तो वहाँ शायद उस समय का बिहार का एक अनुभव उनका अपना होगा, वही एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और हमारे संतोष पांडे जी कुछ बात बता रहे थे कि जो अभी वो गए थे बिहार और 1 महीना रहे, गांव में रहे, गांव में क्या चेंजेज आया है वो उन्होंने देखा होगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ से शुरू किए थे। जिस स्टेट में, ठीक बोल रहे थे वो, कि बिहारी गाली हो गया था सब, बिहारी आइडेंटिटी, बिहारी बोलने में शर्म लगता था, बिहारी कोई दिल्ली में बोल देता था, हम लोग भी दिल्ली में पढ़े लिखे, दिल्ली में कोई बिहारी बोल देता था, तो ऐसा स्टेट जहां हम बोलते हैं कि यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था जिस समय, उस समय बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी बन गया था। ये ट्रुथ है। जहां पूरा जो आज चाइनीज इतना पावरफुल इकोनॉमिकली बना हुआ है, वहां से लोग नालंदा में पढ़ने आते थे। और उस जगह को लेकर के हम लोगों को अपनी आइडेंटिटी बोलने में शर्म आती थी। तो उस जगह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, जहां बिहारी आइडेंटिटी बोलने में भी अच्छे खासे एक जो था कि होपलेसनेस था उस स्टेट में, किसी को इतना भी होप नहीं था कि इस बिहार में कोई चेंज भी हो सकता है। हम लोग के जनरेशन में तो नहीं था। अब जो यंग जनरेशन अभी आया है वो शायद उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाए कि क्या था 2005 जब नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार यहाँ पर बनी, कि 4 में क्या था, 3 में क्या था, 80 में क्या था, 90 में क्या था, वो रिकॉल नहीं कर पाए। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो पूरा नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर था। जिस भी सेक्टर को आप टेकअप कीजिएगा, और आप सब लोग का बिहार बैकग्राउंड है तो आप समझते हैं कि सब सारा चीज का फ्रेम कास्ट, रिलीजन, माने बिहारीपन का तो फीलिंग बच ही नहीं गया था कि बिहारीपन कोई चीज है, या बिहार को लेकर के मुझे प्राइड होना चाहिए, या हम सब बिहार के रहने वाले हैं। इसका इतना इलिस्ट्रियस हिस्ट्री है, या इतना हमारा जो लोग कहते हैं कि देश का इतिहास बिहार के इतिहास से शुरू होता है, बिहार का इतिहास ही देश का इतिहास है। जो कुछ आज मैं देख रहा था कि बिहार दिवस पे बहुत लोग बोल रहे थे, अब वो सब पार्ट तो चला गया उधर कि मगध साम्राज्य कहाँ कंधार तक था, पाकिस्तान में चला गया, कहाँ पाटलिपुत्र और कहाँ कंधार। ये तो फैक्ट है। अभी मुझे किसी ने मैसेज किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉब्ली बख्तियार खिलजी ने जल गया और उसको रिबिल्ड किया करके नीतीश कुमार। वो पैदा हुए बख्तियारपुर में, जहां बख्तियार खिलजी कैंप लगा के बैठा हुआ था। एक आदमी जो बख्तियारपुर में कैंप लगा करके नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिए, और एक आदमी जो बख्तियारपुर में पैदा हुए उसी को दोबारा रिबिल्ड किया। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एक डिफिकल्ट स्टेट को ट्रैक पे लाना और उसमें जात धर्म को बैकग्राउंड में रख करके यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाना। अगर साइकिल देना था हर एक लड़की को, अभी एजुकेशन की बात कर रहे थे, मैं भी आऊंगा, तो कास्ट क्रीड के ऊपर दिया, हर एक लड़की को साइकिल दिया। अगर स्कूल ड्रेस, तो हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और लगता था कि कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, स्कूल ड्रेस पहन के जाता है, तो एक हीन भावना रहती थी। तो हर एक को स्कूल ड्रेस देना। इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो था स्कूल में, रोड जीरो था, पावर सिचुएशन जीरो था। इम्यूनाइजेशन, जो हेल्थ की बात, 18% इम्यूनाइजेशन था। पोलियो इम्यूनाइज हुआ ही नहीं था बिहार। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत ही डिफिकल्ट समय में काम करने का मौका मिला। और जब नीतीश जी ने काम करना शुरू किया, तो अब मैं जरूर आग्रह करूंगा, आप लोग आते भी होंगे, कि जरूर बिहार आइए। मुख्यमंत्री जी ने बात किया था अभी यूएस में, जो कुछ बिहार डायस्पोरा के लोग हैं, और मैं सबको इनवाइट करता हूं अपने मुख्यमंत्री के तरफ से कि आप लोग जरूर बिहार आइए। हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। एक बार देखिए, जो नहीं आए हैं बीच में, कि कनेक्टिविटी इंप्रूव किया कि नहीं किया। अब बिहार के गांव में भी जाएंगे, पटना से कहीं भी जाएंगे आप, तो 4-5 घंटे में कहीं भी जो रिमोटेस्ट पार्ट है बिहार का, वहां पहुंच सकते हैं। जहां पटना में बिजली नहीं रहती थी
15 घंटे 16 घंटे नहीं रहती थी, वहां कोई गांव आज नहीं है बिहार में जहां 20 घंटे 22 घंटे बिजली नहीं रहती, कोई गांव, एंड आई मीन इट। जहां तक हेल्थ की बात है, कोरोना का काल आया, वो भी तो एक पैरामीटर है जज करने का कि कैसे आपने किसी कंट्री ने हैंडल किया इस चीज को। लोगों को लगा कि बिहार से वर्ष तो कहीं होगा ही नहीं, तो कि सारे लोग बाहर से बिहार में आएंगे, गांव-गांव में फैल जाएगा और बिहार में कुछ नहीं बचेगा, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। अब कोरोना का इंडिकेटर देखिएगा आप, तो बिहार इज परफॉर्मिंग मच बेटर देन the so-called developed state like Maharashtra, like Tamil Nadu, you'd like Gujarat, like Delhi. Bihar is doing so well. अगर रिकवरी रेट हो, डेथ रेट हो, उस सब में बिहार हर एक पैरामीटर में टॉप में। आपको जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं कोरोना को लेकर के आरटीपीसीआर से, उसकी बात हो, नेशनल एवरेज से ज्यादा टेस्ट बिहार, उसी से चेन ब्रेक हुआ, टेस्ट करके आइसोलेट करके लोगों को। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ये सारी चीजें को हम लोगों ने पिछले 10-15 साल में, ये बहुत लंबा टाइम नहीं है, कि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार में एक ग्राउंड वर्क बन गया है। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कि सब कुछ बदल गया। एक बात तो जरूर हुआ है कि कि लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ा है, व्हिच इज वेरी गुड। जो मुझे लगता है कि यही जो होप खत्म हो गया था, नीतीश कुमार ने लोगों को होप दिया कि बिहार में कुछ भी पॉसिबल है करना, और वहीं से उन्होंने काम करना बिहार में शुरू किया। अभी हमारी ये बोल रही थी पल्लवी मिश्रा जी जीआई टैगिंग को लेकर के कि वो जर्दालू आम तो सही में, इससे बढ़िया आम तो है ही नहीं जो भागलपुर का जर्दालू आम है। मालदा आम हम लोगों की तरफ होता था, जर्दालू आम होता था, शाही लीची होता था। तो बिल्कुल आप जर्दालू आम का जीआई टैगिंग है, शाही लीची का जीआई टैगिंग है, मगही पान का जीआई टैगिंग है, मिथिला मखाना का जीआई टैगिंग है, और मधुबनी पेंटिंग, हाँ, जो कतरनी राइस है उसका भी जीआई टैगिंग है, और जो मधुबनी पेंटिंग है जो इतना फेमस है, और उसके लिए जो भी उस बेल्ट के लोग होंगे उनको पता होगा, मधुबनी पेंटिंग फेमस था, लेकिन कोई उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बिल्ड किया हुआ था। तो इसी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने मधुबनी में जा करके अब पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन बना दिया है, और उसको कनेक्ट कर दिया है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से जो पटना में, और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करके अब वहां पर आप प्रोफेशनली मधुबनी पेंटिंग का कोर्स कर सकते हैं, जो 6 महीना का, साल भर का, जो भी उसका डिजाइन मॉड्यूल बना, नहीं था ये सब चीजें, वो कर दिया। जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया उस समय जो ड्रॉप आउट रेट थे स्कूल से, जो बाहर बच्चे थे, वो 12% थे, और ये सब इंसेंटिव दे करके आज 1% से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं। ह्यूज पॉपुलेशन है, 10 करोड़ नहीं है, 12 करोड़ पॉपुलेशन हो गया बिहार का। इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, उसको मैनेज करना, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं बहुत लोगों को मजाक में कहता हूं कि जैसे तांगा में घोड़ा होता है ना, दोनों साइड ब्लिंकर लगा रहता है, तो हम लोग अगर ब्लिंकर लगा करके काम नहीं करें तो जितना तरह का बात होता है आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार तो दोनों साइड ब्लिंकर लगा के काम किया है इस 15 साल में। उन्होंने लेफ्ट राइट नहीं देखा, अगर उसमें वो लगे रहते तो नहीं कर पाते। और एक बहुत ही डिफिकल्ट स्टेट को आज डबल डिजिट ग्रोथ बिहार का है, और लगातार ये डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना खबर बाहर नहीं आ पाती है, शायद हम लोग अपनी बात को बाहर नहीं पहुंचा पाते। मैं आऊंगा अभी, क्योंकि मैं वाटर का भी काम देखता हूँ स्टेट का, उस पर मैं भी आऊंगा। अब बीच में कोई बोल रहे थे तो मैं 5 मिनट सुन नहीं पाया था उनकी बात, तो वो शायद मिस हो जाए तो मैं नहीं कर। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेमेंडस ग्रोथ बिहार में हुआ,
जो प्रोडक्टिविटी है वो लगभग 1.5 गुना बढ़ा है। अब मैं ऐसे ही आई एम टॉकिंग ऑन डेटाज जो 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 आया है। और भारत सरकार से इस सब पे बिहार सरकार के अवार्ड मिला है जो परफॉर्मेंस को लेकर। नीतीश जी ने एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया, 2 रोड मैप इंप्लीमेंट हो गया, 3rd रोड मैप प्रोग्रेस में है। जितना गंगा के किनारे जिला है अब उसको इंसेंटिव दे रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको बिहार में अब, क्योंकि मैंने कहा ना कि बिहार में 3-4 चीज बड़ा जरूरी था। सबसे बड़ा था लॉ एंड ऑर्डर। अब जो हमारे एक साथी बोल रहे थे पहले, अब वो फिल्म नहीं बनता है 2005 के बाद। जो उनको लग रहा था कि फिल्म बनता है बिहार के ऊपर, 2005 से पहले बनता था फिल्म। अब बिहार के कैरेक्टर को कोई उस नेगेटिव फ्रेम में कोई फिल्म नहीं दिखाता, क्योंकि ऐसा बिहार अब है ही नहीं जो 2005 से पहले का था। तो तो वो आपको जो मैं समझ पाया अभी तक कि उस एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है, तो सबसे बड़ी बात थी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर। ऊपर से ही ये प्रॉब्लम था। और जिस दिन से नीतीश कुमार ने फॉर्मली मैसेज दे दिया पुलिस को भी, पॉलिटिकल लोगों को भी, इसी बिहार में लोग ब्लैक शीशा लगा करके और आधा खोल करके और उससे बंदूक निकाल कर चलते थे। यही हो गया था इस सरकार से पहले। आइडेंटिटी पूरा बिहार की ऐसे ही घूमते थे। अब किसी की हिम्मत है बिहार में घूम ले? नहीं घूम सकता। तो जब लोगों का कॉन्फिडेंस जगा लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से, 1 महीना में ही मैसेज दे दिया उन्होंने, स्पीडी ट्रायल कराया और 3-3 महीना में सबको सजा करवा दिया। जो भी बड़ा बड़ा नाम लोग सुनते थे, देखिए सब तो जेल के अंदर चला गया। तो जो छोटा मोटा था तो ऐसे ही डर गया उसके बाद। और जब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, रोड ठीक किया, पावर सिचुएशन इंप्रूव किया, मैंने कहा आज इम्यूनाइजेशन बिहार में 86% हो गया, पोलियो फ्री हो गया। ये सब 10-12 साल की कहानी मैं बता रहा हूं आपको, इसी 10-12 साल में हुआ। तो एक बेस बिहार का तैयार है। और अभी बिल्कुल जो हमारे बिहार के लोग बाहर रहते हैं, जिन पर हम लोगों को प्राइड होता है, प्राउड फील होता है कि जो बाहर है में है, देश में या देश से बाहर, अब टाइम आ गया है कि आप लोगों का भी नजर बिहार के ऊपर पड़े। और बिहार सरकार बिल्कुल वो चाहती है कि जो बाहर लोग रहते हैं आकर के बिहार में कुछ कर सके। ग्राउंड तैयार है। अब एक जंप बिहार को और मारना, एक बड़ा जंप मारेगा तो बिहार भी जो एक डेवलप स्टेट का फ्रेम है वहां पहुंच जाए। मैंने कहा कि डबल डिजिट ग्रोथ बिहार में पिछले 6-7-8 साल में हो रहा है। जब हम लोगों की सरकार बनी तो बिहार का बजट था 23,000 करोड़ और 24,000 करोड़ रुपीज। आज बिहार का बजट 2,18,000 करोड़ रुपया है। प्रोग्रेस तो हुआ होगा इस सारी चीज। हमारे कुछ साथी फ्लड को लेकर के बात कर रहे थे, वाटर मैनेजमेंट को लेकर के बात कर रहे थे। इसमें 2-3 एस्पेक्ट है, मैं आऊंगा अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम पर और चीजों पर। लेकिन फ्लड को लेकर के करीब 72% एरिया बिहार का फ्लड अफेक्टेड है। ये सही है कि उसका हम लोगों ने असेसमेंट अब करना जाके शुरू किया है एक चीज का, कि एक साल में कितना लॉस होता है फ्लड से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो, चाहे एग्रीकल्चर का लॉस हो, चाहे घर टूट गया हो। क्योंकि आपको पता है कि चाहे कोसी हो, चाहे गंडक हो, इस सब का उद्गम नेपाल में, और वहां से जब इंटर करती है बिहार में तो बिल्कुल फ्लड प्लेन उसका प्लेन है, तो बिल्कुल पानी का फ्लो आता है। अब एक था कि नेपाल में हाई डैम बनेगा, उस पर 20-25 साल से काम चल रहा है, तो कंट्रोल्ड पानी आएगा वहां से, वहां नेविगेशन भी होगा, पावर का भी जनरेशन होगा और फ्लड भी कंट्रोल रहेगा। नेपाल को भी एडवांटेज होगा और इस साइड जो बिहार को है उसको भी एडवांटेज होगा। उस पे बहुत सारा ट्रीटी हुआ, बहुत सारा काम हुआ। विराटनगर है नेपाल में, वहां आज भी ऑफिस है।
भारत सरकार और नेपाल सरकार के अधिकारी बैठते हैं, डीपीआर पे काम कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कुछ है नहीं उसमें। आज भी डीपीआर बन के भी नहीं तैयार है। तो लार्जली हम लोग उस चीज पर डिपेंड करते रहे। अब ये तो कंट्री टू कंट्री है, अब भारत सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन अभी कोई बहुत उत्साहवर्धक रिजल्ट नहीं आया है वहां से। तो इस साइड बिहार में क्या करें, और पानी आता है तो फ्लड आता है। तो डेफिनेटली हम लोगों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्लेस किया है सरकार, और उसका एक एडवांटेज है, कोई अगर क्लोजली देखेगा, आज पटना में मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर है और वो पूरा डेटा एनालाइज करके देता है, और बहुत अच्छा काम उसमें हुआ है। और 72 आवर पहले हम लोग वार्निंग देते हैं। थोड़ा ट्रेनिंग की भी जरूरत है, जो इंजीनियर वगैरह हैं वो हम लोगों ने करना पिछले साल से ही शुरू किया है, और उसका एडवांटेज ये हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रहे थे, जो हमारे साथी बोल रहे थे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम में अगर हम लोग फोरकास्ट पहले से करके रखते हैं और अन्य जगहों से भी फोरकास्ट लेके आते हैं, और उसमें अगर हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसमें काफी काम हुआ है, और भी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज के डेट में बिहार में 72 आवर्स पहले हम लोगों ने फोरकास्ट करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया को भी बहुत यूज किया है, तो उसका भी एडवांटेज हमको मिल रहा है, क्योंकि गांव में अब मोबाइल और कनेक्टिविटी है, तो लोग सारा इंफॉर्मेशन पहले दे देता है कोई प्रॉब्लम होता है। उसी की तरह फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है, जिस पर ये सब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम हो रहा है, ये मैं बता दूं, चाहे मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर हो, और अभी हम लोग फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का काम जस्ट हमारा शुरू हुआ है। वो इंडिया का दूसरा ये सेंटर होगा। अब एक सेंटर पुणे में था, अगर कोसी का रिवर का स्टडी कराना हो तो पूना जाना पड़ता था, और वहां लंबा टाइम लगता था, एक्सपेंसिव भी था। अब बिहार सरकार खुद, बीरपुर जगह है सुपौल में, आप लोगों में से कुछ लोग उधर के होंगे तो ध्यान होगा, बीरपुर बहुत बड़ा कोसी का एक बड़ा जो कोसी का जो काम होता है उसका बीरपुर एक बहुत बड़ा वो है। बीरपुर में अब फिजिकल मॉडलिंग सेंटर पे काम हो रहा है, मेरे ख्याल से 2022 या 2023 तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, रिवर का बिहेवियर, इस पर काफी सारा काम हो रहा है। एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, और इसके अलावा जो आप कह रहे थे, क्योंकि हम लोगों को अभी तक लगता था कि नेपाल में कोई न कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो हम लोगों का जो ये पूरा नॉर्थ बिहार का एरिया है वो जरूर जो फ्लड का इशू है उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। हम लोग उस साइड में भी परस्यू कर रहे हैं चीजों को, लेकिन अब हम लोग इसके लिए बैठ नहीं सकते। तो अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसको कंटेन करने के लिए, और मुख्यमंत्री जी कल ही छपरा और गोपालगंज गए थे, पांडे जी बैठे हुए हैं, उनके जिला में गए थे, मैं साथ गया था कल। छपरा और गोपालगंज गए थे, और उन्होंने कल भी कहा है कि अभी हम लोग जो नया टेक्नोलॉजी है कुछ जगह हमने यूज किया है, उस सारे टेक्नोलॉजी को हम आने वाले टाइम में जो फ्लड मिटिगेशन के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट, ये सच है कि वाटर मैनेजमेंट हम लोगों ने कर लिया तो बड़ा एक एडवांटेज स्टेट को मिलेगा। आप सबको कितना ट्रैक करते हैं बिहार का न्यूज, एक बहुत बड़ा स्कीम नीतीश जी ने लॉन्च किया है, जल जीवन हरियाली का, क्योंकि आपको पता है कि एक एरिया में पानी है और एक एरिया पूरा वाटर स्टार्ड रहता है, पूरा साउथ बिहार। तो उन्होंने वो अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है, 24,000 करोड़ का वो है। उसमें जितना पॉन्ड था, अब पता नहीं कितने लोगों को ध्यान होगा, कुआं, गांव में कुआं होता था, अब तो कुआं नहीं है। उस सारा पॉन्ड और कुआं को रिवाइव करना, जिससे वाटर रिचार्ज हो सके, उस पर बड़े स्केल पे बिहार में काम हो रहा है। इसके अलावा हम लोग जो पानी गंगा से मॉनसून में लिफ्ट करके, ये पहला प्रोजेक्ट हो रहा है बिहार में ये काम।
और ट्रीट करके लोगों के घर तक इसी पानी को जो जो पीने का पानी प्रकाश जी थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया क्या? हाँ, मैं जहाँ बैठा हूँ ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, जबकि मैं बिहार में नहीं हूँ, अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ। तो बिहार में होते तो नहीं होता। नहीं होता। अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये मैंने कहा और उस पर काम चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा सुझाव आया है। डेफिनेटली मैं जो हमारे कुछ साथी भी बता रहे थे तो मैं उनसे जरूर इस प्रोग्राम के बाद कनेक्ट करूंगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम पर और क्या काम कर सकते हैं, कैसे। और जैसे अभी बता रहे थे कि प्लॉट बाय अगर हम लोग एक मैप बना करके स्टडी कर सके, ये मेरे लिए एक ये था कि इस पर जरूर हम लोग आगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल इच्छा है और चाहत है कि अगर फ्लड वाले इशू को हम लोगों ने माने जो जिस डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूँ वहां ये हाल था कि लोग फ्लड का ही काम देखते थे, इरिगेशन उसका पार्ट था ही नहीं। ये तो मुख्यमंत्री बोले और जो इंजीनियर है सेग्रीगेट किया गया है, फ्लड और इरिगेशन का अलग काम देखा जाता है। और एक चीज जो प्रॉमिस किया है नीतीश जी ने वो, और मैं इतना जरूर कहता हूं, अनलाइक नॉर्मली पॉलिटिशियन पे लोगों का ट्रस्ट लेवल थोड़ा पुअर रहता है कि कुछ बोल रहे हैं तो डिलीवर कितना करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को हम लोगों ने देखा है, साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, 2-3 टर्म हो गया उनका, और हम लोग खुद को फॉर्चुनेट मानते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला और कुछ अच्छा बिहार में हुआ। अगर कुछ भी टर्न अराउंड चीजें बदली हैं बिहार में तो हम लोग भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इस टर्म में हर एक प्लॉट पर सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, इरिगेशन का अरेंजमेंट कर देंगे। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा टर्न अराउंड बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाला है। उस पर ऑलरेडी सर्वे का काम चल रहा है। इस मार्च तक ये सर्वे का काम, अप्रैल तक ये सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, हम लोग अप्रैल में, और उसके बाद उस पर अगर इम्प्लीमेंट हो करके और हम लोगों ने अगर पानी पहुंचा दिया हर एक प्लॉट पर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार में बहुत बड़ा बूम, वैसे भी बहुत बड़ा बूम बिहार में एग्रीकल्चर में हो रहा है। किसी से आप बात कीजिएगा वो आने वाले टाइम में आपको दिखाई पड़ेगा। जो ग्रीन रिवोल्यूशन लोग 60s में देखे पंजाब में और हरियाणा में, वो बिहार अगले 5 साल ऑलरेडी एक जो बेस वाला काम हो गया है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। जहां तक मेरे डिपार्टमेंट की बात है, फ्लड वाले में डेफिनेटली हम लोग इस चीज को अब परस्यू कर रहे हैं कि चाहे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके चीजों को कंट्रोल करना हो, उसको हम लोग जरूर मिनिमाइज करने का, मैं फ्लड कंट्रोल तो नहीं कहूंगा। अब बताइए, फरक्का में बराज बना दिया, आप लोग को आइडिया होगा। अब फरक्का के अपस्ट्रीम में पूरा सिल्ट जमा हो गया, उसका वेंट जो है वो पूरा पानी का फ्लो जाता ही नहीं, सब सफर बिहार कर रहा है। अब उसको डिसिल्ट नहीं करेंगे या उस बराज का वेंट नहीं बढ़ेगा, ये बात सब हम लोग भारत सरकार में रख रहे हैं कि भाई उसका, और पूरा भागलपुर से लेके बक्सर तक जो शहर है उसको भी खतरा इससे हो जाता है। तो हम लोग जरूर भारत सरकार में अब बात कर रहे हैं कि उसका डिसिल्टेशन या चीजें किया जाए, लेकिन सरकार का ध्यान, इतना मैं जरूर कहता हूँ कि सब कुछ कर दिया ये तो मैं क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन एक विजनरी चीफ मिनिस्टर बिहार में है। और जो एक काम किया, मैं सुन रहा था कुछ साथी बोल रहे थे, फिल्म पे भी बोल रहे थे, आज हम लोग कुछ फिल्म के लोगों से भी इस प्रोग्राम के बात कर रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ सुझाव अगर आया है फिल्म को लेकर के तो क्या कर सकते हैं, मैं अभी ऑफहैंड नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ सुझाव फिल्म को लेके आया है जो आप बता रहे थे, तो डेफिनेटली हम लोग, क्योंकि मैं ये इंफॉर्मेशन का भी काम नीतीश जी ने मुझे दिया हुआ है, उसमें जो कुछ कर सकते हैं उसमें जरूर करेंगे। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, रेगुलर इंटरेक्शन रहे। मैं जरूर आप लोगों को अपना मेल आईडी भी शेयर कर लूंगा, कोई आप लोगों का सुझाव हो तो जरूर मेल कर दीजिएगा। बड़ा अच्छा लगा कम से कम अपने लोगों से बात करने में, और
आप लोग जरूर बिहार आइए और बिहार के ग्रोथ में, बिहार के प्रॉस्पेरिटी में जरूर आप लोगों का भी रोल रहे और हम लोग कुछ इसमें कनेक्ट हो सके, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, उसी पर आपने धन्यवाद समय देने के लिए, अपनी बात को इतने अच्छे से रखने के लिए। हमने उसी में हम लोग चाहते हैं, कुछ हमारे छोटे प्रश्न है। हम लोग जैसे बाकी सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट अपने प्रवासियों का काफी अच्छे से फायदा उठाती है। हम लोग अपनी मेहनत, अपने ज्ञान से अच्छा एक पोजीशन हासिल किए दुनिया भर में। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ गिव बैक करे। सिर्फ हम लोग का लेना ही काम नहीं है, देना भी काम है। तो हम लोग चाहते हैं 3 छोटी छोटी चीजें हों। ये काफी पहले से हम रिक्वेस्ट करते आए हैं अपने लेवल पे भी, और हम चाहते हैं आप भी इस चीज को सीरियसली थोड़ा सा लेके आगे बढ़ाएं। पहला है कि जो प्रवासी बिहारी हैं उनके लिए एक सेल बने, प्रवासी बिहारी सेल जो इफेक्टिव और फंक्शनल हो। उसमें सिर्फ खाली लोगों की शिकायतें नहीं, काफी लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं उसको चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना। तो ऐसा हो जो एक ऑनलाइन जिसका ट्रैकिंग नंबर हो, टोकन नंबर हो, उसका फॉलो अप हो, इस टाइप से एक प्रवासी बिहारी सेल बनना चाहिए, वर्किंग और फंक्शनल। दूसरा है कि काफी यंग टैलेंट्स हैं जो माइग्रेट किए हैं, जो नहीं सरकार से डायरेक्ट मतलब उनके वर्किंग में है, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने अपने एरियाज में, क्षेत्र में काफी कॉम्पिटेंट है, उनका एक्सपीरियंस है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट उनका भी फायदा ले, छोटे लेवल पे मे बी कुछ लेटरल टाइप का या सैबैटिकल जो लेके 2 महीने 4 महीने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। अगर जो तैयार है काम करने के लिए, उनके नॉलेज को भी हम लोग हार्नेस कर सके स्टेट के विकास में। और तीसरा और अंतिम कि हम लोग चाहते हैं जैसे छोटे छोटे स्टेट भी, हिमाचल, बाकी लोग भी आते हैं यहाँ पे रोड शो करने। हम चाहते हैं बिहार सरकार भी आए यहाँ पे। जर्मनी बहुत इंजन है यूरोप इकोनॉमी का, चाहते हैं यहाँ पे आए और एक रोड शो करे जिसमें हम लोग दोनों साइड के एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का एक राउंड टेबल मीटिंग हो, रोड शोज हो, और कुछ इंडस्ट्रीज विजिट भी हो। इससे एक थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम जनरेट होगा, क्योंकि अब रोजगार बहुत बड़ा मतलब आगे फोकस आने वाला है मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि बेसिक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है बिहार में, अब तो रोजगार पे ही काम करना है। और सुधांशु का एक सवाल है, सुधांशु क्विकली इफ यू कैन आस्क। हाँ श्योर। नमस्ते मंत्री जी, मेरा नाम सुधांशु शेखर है। मैं बर्लिन शहर में रहता हूँ और एक छोटा क्वेश्चन है जो आपके विभाग से तो नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है। अपने पटना में काफी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हार्ट हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, लेकिन जैसे मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ, मुजफ्फरपुर में स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है। मतलब स्वास्थ्य का बहुत लचर व्यवस्था है, अगर मैं ऐसे इस तरह से पेश करूँ तो। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही पर्सनल लेवल पे अपनी माँ के लिए फेस किया है। तो मेरा क्वेश्चन आपका स्वास्थ्य विभाग के लिए ये रहेगा कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है ये स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने के लिए डिफरेंट छोटे छोटे शहरों में, लाइक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा एंड सो ऑन। सो उस पर अगर आप थोड़ा लाइट दे सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? नहीं जी, आज के लिए इतना ही। नहीं, मैं ये उनकी बात पे आता हूँ। मैं पहले धन्यवाद दे देता हूँ कि जितने आप साथी वहां से आज जुड़े हैं, पल्लवी मिश्रा जी, अभिनव कुमार जी, संतोष पांडे जी, अभिषेक कुमार जी, प्रकाश शर्मा जी, सुधांशु शेखर जी, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। पहली बात तो जब बिहारी डायस्पोरा जो यूएस में है उससे मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, उसके बाद उनका भी यही था कि एक एनआरआई सेल बनना चाहिए, और अगर वो मुख्यमंत्री कार्यालय में बनता है तो वो ज्यादा क्रेडिबल होगा, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उस पर काम होगा। और मुख्यमंत्री कार्यालय में ये सेल फंक्शनल होना शुरू हो गया, उसका डिटेलिंग जल्दी ही आपके सामने हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी के सीएम के ऑफिस में ही ये एनआरआई सेल फंक्शनल रहेगा। जो भी हमारे एनआरआई हैं बिहार के बाहर, वो डायरेक्ट वहां से कनेक्ट रहेंगे। जो भी उनके इश्यूज, कंसर्न, सुझाव, वो वहां पे डायरेक्ट आएगा और मुख्यमंत्री जी खुद ही इसको मॉनिटर करेंगे इस सारी चीज को। और मेरे ख्याल से अगर उनके स्तर पर, उनके ऑफिस के स्तर पर चीजें आएंगी तो डिसीजन मेकिंग थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और
इस चीजों को वो करने में। अभी हॉस्पिटल का चर्चा कर रहे थे हमारे एक साथी मुजफ्फरपुर को लेकर के, और बड़ा स्टेट है, प्राइवेट में स्पेशलाइज हॉस्पिटल पटना में तो बहुत सारा खुला है, लेकिन स्टेट में अभी जो हमारा जो स्टेट का हॉस्पिटल, जो जिला का सदर हॉस्पिटल या मुजफ्फरपुर में तो मेडिकल कॉलेज है, तो उसी को स्ट्रेंथन सरकार, प्राइवेट में बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से स्पेशलाइज खोले, लेकिन पटना में तो आया है, लेकिन जो स्टेट मुजफ्फरपुर से पटना ट्रेवल करना आज के डेट में जो कनेक्टिविटी है, मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा में मैक्सिमम मुजफ्फरपुर से लोग पटना पहुंच जाते हैं, 1.5 से 2 घंटा में मुजफ्फरपुर से पटना आना। लेकिन अभी हम लोग स्ट्रेंथन, मैं आपको जो पटना का स्पेशलाइज, चाहे आईजीएमएस हो चाहे पटना का एम्स हो, इसको स्ट्रेंथन किया है। अभी एक एम्स दरभंगा में आ रहा है जो 1 घंटा के डिस्टेंस पे है मुजफ्फरपुर से, मे बी लेस, 50 मिनट के डिस्टेंस पे, वहां पर काम शुरू होने वाला है। लेकिन स्पेशलाइज स्पेसिफिक बीमारी को लेकर के सरकार में अभी हॉस्पिटल, वो इट विल टेक सम टाइम। प्राइवेट में तो आ सकता है, पटना में है, उस जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर हैं, लेकिन अलग अलग बनाना वो मे बी हमको अभी डिटेल मेरी फर्स्ट हैंड में नहीं बता पाऊंगा, चेक भी करना पड़ेगा डिपार्टमेंट से जो क्या उनका वो है। लेकिन पटना में तो जरूर ये फैसिलिटी काफी इम्प्रूव किया है। मुजफ्फरपुर में भी जो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज है, अब आपको पता है कि वहां पर लास्ट ईयर बीमारी आ गई थी मुजफ्फरपुर में, और आप एईएस आपको ध्यान में होगा, काफी वो बच्चों में। अब उस समय सीएम गए और तय किया कि एईएस में बेड कम है, इमीडिएटली हॉस्पिटल बनना चाहिए बिफोर दिस सीजन, और उसको लीची से भी जोड़ दिया गया था, काफी ये चला था। और आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि कोरोना में भी विद इन लेस देन ईयर वो हॉस्पिटल बन के तैयार है एईएस के लिए। एईएस के लिए एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं कह सकता हूँ कितना बेड का फाइनली बना है, लेकिन पूरा का पूरा एईएस में जो बच्चों के लिए शायद 10, 12, 15 ही ये था पहले, लेकिन उसको उसी समय हुआ 100 बेड से ज्यादा का हॉस्पिटल 12 महीना में, क्योंकि सीएम बोल के आए, टाइम पर उसको कंप्लीट करना था। कोरोना में कोई मजदूर नहीं मिल रहा था, काम करने वाला नहीं मिल रहा था, लेकिन एक फियर था कि अगर एईएस दोबारा आ गया और हम लोग ट्रीट नहीं कर पाए, तो ये एईएस का एक बड़ा हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में खुल चुका है, फंक्शनल है, आप चेक कीजिए। तो जरूर हम लोग हेल्थ में भी हम लोग चीजों को पुश कर रहे हैं, वाइब्रेंसी आ गई है, लोगों का होप बढ़ा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ा है, और डायरेक्शन भी है। मैं जरूर आप लोगों से भी ये अपेक्षा सरकार की है कि आप लोग लगातार, और एक कम्युनिकेशन शुरू हुआ है कि ये चेन बना रहे। मैं कोशिश करूंगा आगे एक बार मुख्यमंत्री जी से भी आप लोगों का संवाद स्थापित हो, पूरा जो यूरोप में जो लोग रहते हैं और जो हमारे फ्रेटर्निटी के, बिहार फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो एक बार कोई समय तय करके उनसे भी कम्युनिकेशन हो, अच्छा रहेगा, उनके पास भी सुझाव आएगा। लेकिन एनआरएस सेल के बारे में बताया कि सीएम सेक्रेटरिएट में ये फंक्शन होना शुरू हो गया है, और कंप्लीट रोल आउट अगले 1-2 महीने में आपको दिखाई पड़ जाएगा। धन्यवाद। तो हम लोग आज लगभग काफी बात कर चुके हैं, ऐसे सवालों का तो कोई अंत होता नहीं है। कभी जैसे आपने बताया, कभी और रखते हैं हम लोग फिर से एक डायलॉग, कभी इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बातचीत बहुत जरूरी है, होते रहना चाहिए, इससे विश्वास बढ़ता है दोनों साइड से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देने के लिए, और फिर से एक बार आपका थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।